नई दिल्ली, मरकजी हुकूमत ने आज लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल पेश किया। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने बिल पेश करने के बाद ऐवान से खिताब करते हुए कहा कि इस बिल पर मुख्तलिफ तबक़ात की राय हासिल की गई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर ये बिल पेश न किया जाता तो पार्लियामेंट की ज़मीन को भी वक्फ जायदाद करार दिया जाता। उनका कहना था कि अपोजिशन जमातों ने इस बिल के हवाले से झूठा प्रोपेगेंडा किया है और इसमें शामिल निकात को गलत अंदाज में पेश करके अवाम को गुमराह करने की कोशिश की है। किरण रिजिजू ने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 1904 में जब पहली बार वक्फ कानून नाफिज किया गया था तब किसी ने भी इसे गैर जमहूरी करार नहीं दिया था। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातें इस वक्फ तरमीमी बिल की सख्त मुखालफत कर रही है। श्री किरण रिजिजू जी। Honorable Speaker, sir, I rise to move the motion for consideration of the Waqf Amendment Bill 2025 and Mussalman Waqf Repeal Bill 2024. जो कमेटी इस बार दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा मिला करके ज्वाइंट कमेटी में वक्फ अमेंडमेंट बिल पे जो चर्चा हुई है, आज तक भारत के संसदीय इतिहास में इतना व्यापक रूप से चर्चा, कंसल्टेशन और समय कभी नहीं दिया है। इसलिए मैं जो ज्वाइंट कमेटी में जितने मेंबर्स दोनों सदनों के लोकसभा और राज्यसभा में जो सदस्य उस कमेटी में थे, मेरे तरफ से सरकार की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, कुल मिलाकर के 97,27,772 याचिकाएं ऑनलाइन, फिजिकल, मेमोरेंडम के रूप में, रिक्वेस्ट के रूप में और सुझाव के रूप में पूरे तरह से सरकार ने देखा है। वो जेपीसी के माध्यम से हो या डायरेक्ट दिया हो, हमने सब उसको देखा है। इससे बड़ा कभी भी, इससे ज़्यादा संख्या में किसी भी बिल के ऊपर में लोगों का याचिकाएं नहीं आया आज तक। कुल मिलाकर के 284 डेलीगेशन ने अलग अलग समुदाय के जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने कमेटी के सामने में अपने बात को रखा है, सुझाव भी दिया है। 25 स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज का वक्फ बोर्ड्स ने अपना सबमिशन भी पेश किया गया है। इसके अतिरिक्त कई लीगल लुमिनरीज, विद्वान लोग हैं हमारे समाज में, कम्युनिटी लीडर्स हैं, अलग अलग धार्मिक संस्थाओं का प्रतिनिधि, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स, सब ने इस कमेटी के सामने में पेशकश किया है। मैं ऐवान के जरिए मुल्क भर के मुसलमान भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूं कि आपके वक्फ में एक भी गैर मुस्लिम दाखिल नहीं होगा। वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल का काम किया है वक्फ की जायदादों को बीच कर खाने वालों को पकड़कर उन्हें बाहर निकालना। अब चैरिटी कमिश्नर हम कहेंगे कि भाई मुस्लिम क्यों आया? मुझे बताओ, चैरिटी कमिश्नर एक्ट में मुसलमान चैरिटी कमिश्नर बन सकता है या नहीं बन सकता है? उसको ट्रस्ट नहीं चलाना है, उसको चैरिटी के कानून के हिसाब से वो ट्रस्ट चले, उसकी देखरेख करनी है। ये धार्मिक नहीं है, ये धर्म का काम नहीं है मान्यवर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। और इसलिए तो फिर चैरिटी कमिश्नर हिंदू होगा तो वो क्रिश्चियनों के ट्रस्ट का कैसे देखरेख करेगा? चैरिटी कमिश्नर क्रिश्चियन होगा तो जैनियों के और हिंदुओं के ट्रस्ट का कैसे देखरेख करेगा? अब बताओ कि सारे ट्रस्ट के चैरिटी कमिश्नर अलग अलग देश तोड़ दोगे आप लोग, तोड़ दोगे। हमने साहब, मैं अभी भी आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वक्फ के नाम पर
वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। वक्फ का जो पैसा होता है, इनकम जो गिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है, इस्लाम धर्म की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना है। ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड वक्फ परिषद कर रहे हैं। और मान्यवर, वो चाहते हैं कि इनके राज में जो मिलीभगत चली वो चलती रहे। ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। वक्फ तरमीमी बिल की मुखालफत में अखिलेश यादव का बयान। समाजवादी पार्टी के सदर और साबिक वजीर आला उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने वक्फ तरमीमी बिल की सख्त मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि ये बिल वक्फ अमलाक के हुकूक को महदूद करने और अक़लियतों के मुफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट में हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है और इस कानून में की जा रही तब्दीलियां नाइंसाफ़ी पर मबनी है। कि वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं, लेकिन कोई बाहरी खतरे पर सवाल बवाल न करे, इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। और माननीय मंत्री जहां से आते हैं, जिस प्रदेश से आते हैं, कम से कम ये तो बताएंगे कि वहां कितने चीन ने गांव बसा लिए, घर बन गए हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार गारंटी दे कि वक्फ की जमीन कभी भी किसी भी पैतरेबाजी से किसी और मकसद के लिए किसी और को नहीं दी जाएगी। वक्फ की वर्तमान व्यवस्था में चाहे 5 साल के धर्म पालन की पाबंदी की बात हो, या कलेक्टर से सर्वेक्षण के हस्तक्षेप की बात हो, या वक्फ परिषद या बोर्ड में बाहरियों को शामिल करने की बात हो, इन सब का उद्देश्य मुस्लिम भाइयों के सार्वजनिक अधिकार को छीनकर उनके महत्व और नियंत्रण को कम करना है। ट्रिब्यूनल के निर्णय को अंतिम न मानकर उच्च न्यायालय में लेकर जाने की अनुमति देना दरअसल जमीनी विवाद को लंबी न्यायिक प्रक्रिया में फंसाकर वक्फ भूमि पर कब्जों को बनाए रखने का रास्ता खोलेगा। सबसे बड़ी बात यह कि वक्फ बिल के पीछे की न तो नीति सही है, न नियत। ये देश के करोड़ों लोगों से उनके घर दुकान छीनने की भी साजिश है। भाजपा एक अलोकतांत्रिक पार्टी है, वो असहमति को अपनी शक्ति मानती है। जब देश के अधिकांश राजनीतिक दल वक्फ बिल के खिलाफ हैं, तो उसे लाने की जरूरत क्या है, जो जिद क्यों कर रहे हैं सरकार। वक्फ बिल का लाना भाजपा की सियासी हट है। वक्फ बिल भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति का नया रूप है। वो तो आपको काटेगा, और इसलिए काटेगा कि अध्यक्ष महोदय बाहर ये लिखते हैं सत्यमेव जयते, बाहर है लिखते सत्यमेव जयते, भाजपाई अंदर असत्य बात कहते। भाजपा वक्फ बिल लाकर अपने उन समर्थकों का तुष्टीकरण करना चाहती है जो भाजपा की आर्थिक नीति, महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और चौपट अर्थव्यवस्था से उसे छटक गए। HCU जमीन के तनाज़ों पर BRS राज्यसभा MP के सरेश रेड्डी का इजहार तशवीश। BRS के राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट के सरेश रेड्डी ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जमीन के तनाज़ों को राज्यसभा में अलिफ़ात-ए-अलिफ़। उन्होंने यूनिवर्सिटी के 400 एकड़ रकबे पर दरख्तों की बेदरेग कटाई पर शदीद एतराज़ करते हुए कहा कि इससे माहौलियात को संगीन नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने मरकजी हुकूमत से फौरी मुदाखलत करने और रियासती हुकूमत को दरख्तों की कटाई रोकने के अहकामात जारी करने का मुतालबा किया। सरेश रेड्डी ने सब्ज़े के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर देते हुए फौरी कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि मज़ीद नुकसान को रोका जा सके। उन्होंने मरकजी हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात करे और यूनिवर्सिटी की ज़मीन को महफूज रखने के अहकामात जारी करे। Shri K.R. Suresh Reddy, concern over the destruction of forest at Hyderabad University. Deputy Chairman, sir, I would like to raise an important issue concerning the University of Hyderabad.
The land crisis threatens education, environment and justice, sir. The Telangana state government has initiated the process of selling 400 acres of government University of Hyderabad's land at Kanchagachipoli for commercial purposes, sir. This decision directly contradicts the university's founding principles. The University of Hyderabad was established in 1974 through the 32nd Constitutional Amendment under Article 371D(e) to promote education and research for the Telangana region, which historically faced educational neglect. The move to sell this land is not just a breach of public trust, but a threat to students' future and a serious environmental hazard. Our party and our party working president, K.T. Ramarao, has vowed support to this agitating university students, sir. The students expressed anguish over this betrayal, highlighting how it jeopardizes the university's future expansion and compromises higher education access for marginalized communities. Environmental catastrophe in making, sir. This land in question is a critical natural sanctuary in Hyderabad's shrinking urban ecosystem. It is home to 237 species of birds and endangered wildlife, sir, including the Indian star tortoise, spotted deer, Indian rock python, monitor lizards, and so on. It has also got 2 water bodies, Peacock Lake and Buffalo Lake, serving as breeding grounds for the birds and migratory birds, sir. Selling this land would destroy biodiversity, damage natural system, and disturb the city's fragile ecological balance. Our party has raised concern that the state government plans to commercialize this parcel of land, which will eliminate green cover and threaten Hyderabad's environmental sustainability. The key environmental violations which are here are the Wildlife Protection Act 1972, the Forest Conservation Act, the Environmental Protection Act, sir. करिश्मा प्रसाद टीनियटी तेलुगु देशम पार्टी ने वक्फ तरमीमी बिल की हिमायत की। तेलुगु देशम पार्टी के रहनुमा करिश्मा प्रसाद टीनियटी ने वक्फ तरमीमी बिल की हिमायत का ऐलान किया है। इस बिल का मकसद वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके इंतज़ाम को मज़ीद मुस्तहकम बनाना है। करिश्मा प्रसाद टीनियटी ने पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा कि ये बिल अक़लियती बरादरियों के हुकूक़ की हिफाजत के लिए एक अहम कदम है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वक्फ अमलाक के गलत इस्तेमाल को रोकने और शफ़ाफ़ियत को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इस्लाहात की ज़रूरत है। We support the Waqf Amendment Bill 2025. Thank you, Madam, for giving me this opportunity. Our party, Telugu Desam Party, suggested 3 important amendments to ensure the welfare of Muslims. One crucial amendment ensured the prospective application of the Waqf by user clause. This means that all existing Waqf properties registered under this provision will remain protected even without a Waqf deed. By ensuring this amendment, the TDP safeguarded the interest of the Muslim community and ensured that their properties shall remain intact. Our property, Madam, also played a pivotal role in strengthening state authority regarding disputes over wrongful claims by the Waqf boards. We moved an amendment replacing the district collector with a designated officer above the rank of the collector to handle such disputes. This amendment empowered state governments to appoint a higher ranking officer, ensuring a more robust and fair and broader and larger resolution process, because we feel, Madam, that there is a need to take care of the welfare and upliftment of the minorities. The TDP also proposed an amendment to extend the timeline for uploading Waqf property documents on the central portal. Originally, the bill required registration within 6 months, but recognizing practical challenges, we pushed for an extension. The JPC accepted, we are thankful, our proposal allowing the Waqf Tribunal to grant extensions in selected cases where valid reasons for delay exist. This ensures
that all work properties have sufficient time for proper registration. All this, madam, we do because we still feel that there is a need to take care of welfare and upliftment of the lives of the minorities. The TDP has put in effort to safeguard the Muslim interest and ensure their welfare. The YSRCP has merely played politics instead of working for the true development of the minorities in the state. मोदी या तो BC पसमानदा तबकात को 42 रिजर्वेशन दो, अपनी कुर्सी छोड़ दो। CM रेवंत रेड्डी जंतर मंतर पर BC पुराव ग्रजना में खिताब। अगर मोदी 42 रिजर्वेशन नहीं देते तो ये तहरीक पूरे मुल्क में आग की तरह फैल जाएगी। हम अब दिल्ली में अपनी मांग के साथ आए हैं, अब तुम्हें हमारी गलियों में आना होगा। अगर तेलंगाना में BC को 42 रिजर्वेशन मिलता है तो हम 10 लाख लोगों के साथ मोदी की इज्जत अफजाई करेंगे। బీసీల మేలు కోసమే ఉన్నామంటారు, బీసీల కోసం ప్రాణాలు ఇస్తామంటాడు మా బండి సంజయ్ సోదరు। మా ప్రాణాలు వద్దాయా? 42% రిజర్వేషన్ అడిగింది। మాకు మీ ప్రాణాలు వద్దు, మీ ప్రాణాలు మేమేం చేసుకుంటాము? 100 ఏళ్ళు నువ్వు మీ మోడీ సుభిక్షంగా ఉండండి, మాకు అభ్యంతరం లేదు। మాకు కావాల్సిందల్లా 42% రిజర్వేషన్ మా బలహీన వర్గాలు, అది కూడా మా రాష్ట్రంలోనే మేము చేసుకుంటాం అంటున్నాం। మేము గుజరాత్లో చేస్తామంటలేం, మేము ఉత్తరప్రదేశ్లో చేస్తామంటలేం। ఇవాళ అందుకే మోడీ గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, నువ్వు తెలంగాణలో మాకు అనుమతి ఇవ్వకపోతే ఇది దేశమంతా కారు చిచ్చులా వ్యాపిస్తుంది। మీరు అనుకుంటున్నారేమో గుజరాత్లో అంచివేస్తామని, ఇది నిప్పు రగులుతుంది, దేశం మొత్తం వ్యాపిస్తుంది, దేశ నలుమూలల జాగృతం చేస్తాం। మా పెద్దలు హనుమంతనే చెప్పినట్టు దేశంలో అన్ని రాజకీయ పార్టీలను అన్ని సంఘాలను కూడగట్టాం। మీరు ఎట్లా ఢిల్లీలో గద్దె మీద ఉంటారో మేము కూడా చూస్తాం। ఆయనలో ఉద్యోగాలు ఇవ్వని కుటుంబాన్ని తండ్రి కొడుకుల ఉద్యోగం ఊడగొట్టి ఇవాళ వేలాది ఉద్యోగాలు తెలంగాణలో ఇచ్చినాం। బలహీన వర్గాల రిజర్వేషన్లు మీరు ఇవ్వకపోతే మీరు మా డిమాండ్కు దిగన్న రావాలి, లేకపోతే మీరు దిగన్న పోవాలి। మోడీ గారు మీకు తప్పదని నేను చెప్పదలుచుకున్నాను। మీరు ఎక్కువ కాలం బీసీ ముసుగులో మీరు ప్రభుత్వాన్ని ఏలలేరు, మీరు గద్దె మీద కూర్చోలేరు। అందుకే మిత్రులారా, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तलबा यूनियन और फैकल्टी की पुलिस से झड़प हो गई जब वो कांचा गुची बावली के जंगलाती इलाके की तरफ मार्च कर रहे थे। पुलिस ने हल्का ताकत का इस्तेमाल करते हुए मुजाहिरीन को मुंतशिर किया जो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। हालांकि तेलंगाना हुकूमत ने वाज़ेह किया कि ये ज़मीन मुकम्मल तौर पर सरकारी मलकियत है। मशरकी कैंपस के करीब बड़ी तादाद में पुलिस तैनात की गई और जंगल के इलाके तक किसी को पहुंचने से रोकने के लिए रुकावटें खड़ी की गईं। तलबा ने जब उन रुकावटों को अबूर करने की कोशिश की तो हालात मजीद कशीदा हो गए। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की 400 एकड़ अराजी के तनाज़ों पर BRSMLC के कविता ने कहा, अगर हुकूमत सॉफ्टवेयर कंपनियों और दीगर सनतों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना चाहती है तो बाकी 397 एकड़ अराजी का इस्तेमाल क्यों नहीं करती, जो यूनिवर्सिटी की ज़मीन से मुत्तसिल नहीं है। मसला ये है कि ये 400 एकड़ ज़मीन यूनिवर्सिटी के करीब है और आप यूनिवर्सिटी के माहौल को ख़राब नहीं कर सकते। ये हुकूमत कह रही है कि ये सरकारी ज़मीन है, जो कि नाइंसाफ़ी है। अगर ये हुकूमत समझती है कि हमने सरकारी ज़मीन माई होम रमेश्वर राव को दी है तो मैं हुकूमत को चैलेंज करती हूँ, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है, अगर तुम इंसाफ पसंद हो और वाकई मानते हो कि रमेश्वर राव की इमारत सरकारी ज़मीन पर बनी है तो अपने बलडोज़र लेकर जाओ और कार्रवाई करो। लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं है, ये सिर्फ गरीब लोगों को निशाना बना सकते हैं, अमीरों को नहीं। पैसा देकर उहदे और नशिस्तें हासिल करने वाले तुम ही असल पेड ग्रुप हो।
माहौल की हिफाजत के लिए लाठीचार्ज बर्दाश्त करने वाले, गिरफ्तारियां झेलने वाले के तलबा को पेड ग्रुप कहते हो। ये सरासर नाइंसाफी और तलबा की जिदोजहद की तौहीन है। साबिक वजीर और MLA जगदीश रेड्डी का सख्त रद्द-ए-अमल। మంత్రులు నిన్న అక్కసంత వెళ్ళగక్కి వరుసగా ఒకటి తర్వాత ఒకడు పెయిడ్ బ్యాచ్ ఉంది అని చెప్పి మాట్లాడింది. విద్యార్థుల్ని అవమానించే పద్ధతుల్లో మిమ్మల్ని అందరం ఎక్కించిన విద్యార్థి యువతను వెక్కిరించే పద్ధతుల్లో, హేళన చేసే పద్ధతుల్లో, అవమానపరిచే పద్ధతుల్లో పెయిడ్ బ్యాచ్ అని మాట్లాడారు. పెయిడ్ బ్యాచ్లు ఈ రకంగా లాఠీ చార్జీలు, దెబ్బలు తిని కేసులు ఎదుర్కొని జైలు పాలవుతారా? విద్యార్థులు పేమెంట్లకు లొంగిపోతారా? ఇదా మీ సంస్కారం? ముఖ్యమంత్రి, మంత్రుల సంస్కారం గిదా? విద్యార్థుల గురించి మాట్లాడేటప్పుడు, విద్యార్థుల గురించి ప్రస్తావించేటప్పుడు మీరు మాట్లాడే మాటలు గివే. నిజమే, పెయిడ్ బ్యాచ్ ఎవరు? మీరు ముఖ్యమంత్రి, మంత్రులు. మీరు పెయిడ్ బ్యాచ్ అనే విషయాన్ని మీరే బహిరంగంగా చెప్పుకున్నారు 100 సార్లు. రేవంత్ రెడ్డి PCC పదవి మొదలైంది పేమెంట్తోనే వచ్చింది అనే విషయాన్ని మీ దాంట్లో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలే మాట్లాడింది ఆనాడు. మంత్రి పదవి కావాలంటే ఇంత పేమెంట్ చేసి రావాలి అని చెప్పి మీరే చెప్తున్నారు. మంత్రి పదవి రావాలంటే మూట తీసుకొని ఢిల్లీ పోవాలనే మాట మీరే చెప్తున్నారు. HCU की जमीन के मामले में BRS और BJP कायदीन तलबा को मुश्तइल कर रहे हैं। हकायक को छुपाकर घटिया सियासत के जरिए सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारी जमीन को जंगलाती अराजी के तौर पर पेश करके अपनी हिमायती मीडिया के जरिए झूठी मुहिम चला रहे हैं और अवाम में बेचैनी फैला रहे हैं। मुश्तरका रियासत में इस वक्त के वजीर आला चंद्राबाबू नायडू ने IMG कंपनी को दी गई 400 एकड़ जमीन को हमारी हुकूमत ने अदालत में लड़कर वापस हासिल किया। 20 साल से आंखें बंद रखे अपोजिशन जमातों को अब माहौलियात और हयातियाती तनव्वु याद आ रहा है। జింకలని, పులులని, సింహాలని కబ్జా చేస్తున్నారు, పర్యావరణానికి ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నారు, SU ల్యాండ్ను గుంజుకుంటా ఉన్నారు కింద ముఖ్యంగా BRS BJP నాయకులు చాలా తపనపడతా ఉన్నారు. వాస్తవాల్ని మరుగున పెట్టి రాజకీయ పబ్బం గడుపుకోవడం కోసం ఈ రోజున వాళ్ళకున్నటువంటి మీడియా ద్వారా, సోషల్ మీడియా ద్వారా, వాళ్ళ బాగా ఉరికే పత్రికల ద్వారా ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. వాస్తవంగా ఒకటి వాస్తవం, సర్వే నంబరు 25 కంచగచ్చిబౌలిలో 2324 ఎకరాల 5 గుంటల భూమి. ఈ భూమిని ఆనాటి ప్రధానమంత్రి గారు 1975లో హైదరాబాద్ సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్కి ఈ భూమిని పొజిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే ఈ భూమి టోటల్గా కంచ అంటేనే యాక్చువల్గా గ్రేజీ ల్యాండ్, అంటే పశువుల మీద కోసం ఉంచేటువంటిది గ్రేజీ ల్యాండ్ అంటారు. అంటే ప్యూర్గా గవర్నమెంట్ ల్యాండ్. రెవెన్యూ రికార్డ్స్లో కూడా గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అనే ఉంది. ఫారెస్ట్ అనేది ఎక్కడ లేదు. లేని దాన్ని ఫారెస్ట్ ఉందన్నట్టుగా, ఫారెస్ట్ ఏదో కబ్జా చేస్తున్నట్టుగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఇది పూర్తిగా వాస్తవ దూరం. ఈ గడచిన 20 సంవత్సరాల నుంచి, అంటే గత ప్రభుత్వాలు 10 సంవత్సరాలు BRS ఉన్నది, మరి అంతకుముందు ఉన్నటువంటి TDP ప్రభుత్వం ఈ భూమి నుంచి సుమారుగా 400 ఎకరాలు 2023 9 ఆగస్టు నాడు IMG అనే సంస్థ, బిల్లీరావు అనే వ్యక్తి IMG సంస్థ, IMG సంస్థకు అంటే ప్రైవేట్ సంస్థ, దానికి 400 ఎకరాలు మెమోరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ చేసుకున్నారు, ఇచ్చారు. దానికి రిజిస్ట్రేషన్ కూడా, సేల్ డీడ్ కూడా. ఎప్పుడది 10th ఫిబ్రవరి 2004, అంటే ఆనాడు ఉన్నటువంటి TDP ప్రభుత్వం. ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు సుమారుగా మరి ఆల్మోస్ట్ 20 ఇయర్స్, ఈ 20 సంవత్సరాల నుంచి ఈ ల్యాండ్ను ఒక ప్రైవేటు సంస్థకు అప్పజెప్పి 20 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఎప్పుడు ఎవరు ఏం మాట్లాడలే. ఈ రోజు గగ్గోలు పెట్టేటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఎవరు ఏది మాట్లాడలే. అయితే ఈ 2324 ఎకరాలలో ఇందులో 534 ఎకరాలు ఈ యొక్క సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి ఈ ల్యాండ్ తీసుకొని BRS पार्टी के रजत उत्सव महासभा के इनेकाद के पेश नज़र मुत्तहिदा मीदुक और निज़ामाबाद इजला के अहम कायदीन के साथ तैयारी इजलास मुनक़िद किया। BRS सरबराह के CR ने वजीर पवंगो श्रीनिवास रेड्डी ने SLBC टनल उनलेट एक ऑफिस में रेस्क्यू टीमों के सीनियर अफसरान के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया। इजलास में इमदादी कार्रवाइयों की पेशरफ्त और मुस्तकबिल के लायहा अमल पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर ने रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने और मुतासरीन को जल्द मदद फराहम करने की हिदायत दी।
अफसरान ने रेस्क्यू मिशन से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट पेश की और दरपेश चैलेंजेस पर रोशनी डाली। 3 रीछ मंदिर में दाखिल हो गए। सिरी सतिया साई जिला के रोला मंडल के जरीगेपली गांव में उमजी मंदिर में ये वाकया पेश आया। रीछ जंगल से खुराक की तलाश में आए थे, लेकिन सेंसर सायरन बजते ही खौफजदा होकर भाग गए। इस वाकये से मकामी लोगों में खौफ व हरास फैल गया, जबकि हुक्काम ने निगरानी तेज कर दी। यूथ कांग्रेस के रहनुमाओं ने बुध के रोज राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम अपुल स्टेडियम के बाहर एहतजाज किया। IPL टिकट्स की मुबैना ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ आवाज उठाई और सनराइजर्स हैदराबाद से मजीद टिकट्स का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन HCA के सदर जगन मोहन राव की मुअत्तली का मुतालबा किया और स्टेडियम के मरकजी दरवाजे पर जमा होकर नारेबाजी की। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि टिकट्स की फरोख्त में बेज़ाब्तगियों पर मुकम्मल तहकीकात कराई जाए। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम था कि जगन मोहन राव BRSMLAT हरीश राव के फ्रंट मैन की तरह काम कर रहे हैं और ब्लैक में टिकट्स फरोख्त कर रहे हैं। हरियाणा में ट्यूबवेल सप्लाई के लिए 2 अलग अलग निर्ख मुकर्रर थे। 15 हार्स पावर तक एक रेट था और उससे ज्यादा के लिए दूसरा। अब 15 हार्स पावर इससे बड़ी मोटर के लिए बिजली का रेट बढ़ाकर ₹7.35 फी यूनिट कर दिया गया है। राइस शिलर, काटन मिल, आटा मिल, टेक्सटाइल मिल किसी भी 11 किलोवाट लोड वाली फैक्ट्री को ₹6.95 फी यूनिट अदा करना होगा। साथ ही ₹165 फी किलोवाट फिक्स्ड चार्ज भी देना होगा। हरियाणा हुकूमत ने मंदिरों के लिए बिजली का निर्ख ₹7.10 फी यूनिट कर दिया है और उन्हें भी फिक्स्ड चार्ज अदा करना होगा। बीजेपी हुकूमत को इस इजाफी बोझ का हिसाब देना होगा। एक कैटेगरी और है, वो है हरियाणा के किसान। हमने सोचा शायद नायब सैनी जी इन्हें तो बख्श दें, पर इतने निर्दयी हैं कि बख्शा उनको भी नहीं। और ख़ास तौर से वार किस पर किया? उत्तर हरियाणा और दक्षिणी हरियाणा के किसान पर। ट्यूबवेल सप्लाई में 0 हॉर्स पावर से 15 हॉर्स पावर का हमने एक रेट रखा हुआ था, 15 हॉर्स पावर से बड़ी मोटर का एक और रेट था। अब 15 हॉर्स पावर की मोटर हो या 15 से बड़ी की मोटर हो, रेट बढ़ाकर कर दिया ₹6.48 प्रति यूनिट से बढ़ाकर सीधा ₹7.35 प्रति यूनिट, यानी लगभग 80-85 पैसे प्रति यूनिट बिजली की दरें खेती के ट्यूबवेल पर बढ़ा दी। दक्षिणी हरियाणा में तो पानी 400 फुट से नीचे है। रिवाड़ी में, महेंद्रगढ़ में, गुड़गांवा में, झज्जर में, यहाँ सब जगह, भिवानी में तो पहली सजा। बीजेपी हुकूमत का ये बजट असेंबली की तारीख का सबसे बड़ा झूठ। ये बजट वाकई तारीखी है क्योंकि ये सबसे ज्यादा गुमराह कुन बजट है। CM रेखा गुप्ता जी ने बजट तकरीर के दौरान कई गलत अदाद और शुमार पेश किए। दिल्ली हुकूमत का बजट 1 लाख करोड़ नहीं बल्कि सिर्फ 78,000 करोड़ है। हकीकत में दिल्ली हुकूमत के पास 78,000 करोड़ तो दूर की बात महज 60,000 करोड़ ही है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने दिल्ली विधानसभा में बजट पेश किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, जो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने बार बार ये कहा कि 1 लाख करोड़ का बजट दिल्ली विधानसभा में पेश हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक बजट है क्योंकि पहली बार इतना बड़ा बजट दिल्ली विधानसभा में पेश हो रहा है। पर ये बजट ऐतिहासिक इसलिए नहीं है कि ये बजट दिल्ली विधानसभा का सबसे बड़ा बजट है। भारतीय जनता पार्टी का बजट ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि ये आज तक दिल्ली विधानसभा के इतिहास में सबसे झूठा बजट है। मैंने बजट सत्र में अपने संबोधन में सिलसिलेवार तरीके से समझाया कि किस तरह से दिल्ली सरकार के पास 1 लाख करोड़ की आय ना है ना हो सकती है। अगर आप टैक्स के आंकड़े देखिए तो जितने आंकड़े बजट में दिए हैं उससे कम 5,000 करोड़ रुपए कम टैक्स आएगा, 10,000 करोड़ रुपए कम लोन आएगा और केंद्र सरकार ने अभी तक 1 पैसा भी अपने बजट में दिल्ली सरकार के लिए नहीं रखा। मैंने अनुमान लगाया था
कि दिल्ली सरकार का बजट वास्तविक तौर पे तकरीबन 78,000 करोड़ है।